दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। दीदी, कुछ खाने को दो ना। बहुत दिन हो गए हैं, सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा हो रहा है। अब रहा नहीं जा रहा है। छोटू, तू रो मत। मैं तेरे लिए कहीं ना कहीं से भोजन का इंतजाम जरूर करूंगी। चल, वो जो हमारे चाचा जी हैं, अब उन्हीं के पास चलते हैं। वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। मैं आखिरी सांस तक हार नहीं मानूंगी मेरे भाई। छोटू, तो दुखी मत हो। मैं तुझे कहीं ना कहीं भोजन लाकर दूंगी। दीदी, क्या चाचा जी हमें खाना देंगे? क्योंकि एक बार हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में थे, तब चाचा जी ने हमें कुछ भी देने से मना कर दिया था। छोटू, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। एक बार हम चलकर देख लेते हैं, चाचा जी हमारी मदद कर दे। उसके बाद हम लोग शहर में चलकर खूब काम करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। मीना के माता पिता की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। तभी से मीना अपने एक लौते छोटे भाई का ख्याल रखती है। वो किसी न किसी तरह से वो अपना और अपने छोटे भाई का पेट पाल रही थी। लेकिन अब वक्त बहुत ही बुरा हो चुका था। मीना को कहीं पर काम भी गांव में नहीं मिल रहा था, इसीलिए अब उनके पास कुछ भी खाने को बचा नहीं था। अरे बिंदिया, जो मैं देख रहा हूँ, कहीं तू भी तो वही नहीं देख रही है? ये तो मीना है और उसके साथ उसका भाई छोटू है। कहीं ये दोनों फिर से कुछ मांगने तो नहीं आ गए? हाँ जी, आप ठीक बोल रहे हैं। ये दोनों तो वही हैं। लेकिन आप इनको एक फूटी कौड़ी भी मत देना, नहीं तो अगर आप इनको एक बार कुछ दे दिए तो इनकी आदत पड़ जाएगी। तब ये बार बार हमारे घर मांगने आती रहेगी। ये दोनों मीना के चाचा चाची हैं, जो मीना के माता पिता के मरने के बाद सारी जमीन जायदाद हथिया लेते हैं। मीना और छोटू को एक छोटी सी झोपड़ी दे देते हैं और सब कुछ खुद ले लेते हैं। चाचा जी कुछ खाने को दे दीजिए। हम दोनों भाई बहन बहुत दिनों से भूखे हैं। हमारे घर कुछ भी खाने को नहीं है। चाचा जी, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। हम कुछ दिन बाद काम करके आपको उसके बदले में अनाज दे देंगे। अरे मीना बेटी, क्या बताऊं, मैं कुछ दिनों से हमारे भी घरों में अनाज की बहुत ही कमी हो गई थी। मैं बाजार से अनाज नहीं ले आ पाया, इसीलिए मैं तुम्हें आज भोजन नहीं दे सकता। मीना बिटिया, मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। रामलाल मीना के सामने ऐसा बोल रहा था जैसे वो सच में मीना की मदद करना चाह रहा था। लेकिन रामलाल की मीना के प्रति हमदर्दी किसी मगरमच्छ के आंसू से कम नहीं थे। मीना अपने चाचा की ऐसी बात सुनकर वो समझ जाती है। उसके चाचा उसको भोजन नहीं देना चाहते हैं। वो सीधा सीधा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बातों को घुमा कर बोल रहे थे। कोई बात नहीं चाचा जी, मैं चली जाती हूँ। मैं कहीं और से भोजन अपने लिए ढूंढ लूंगी। तब मीना वहाँ से दुखी होकर चली आती है। तब वो दोनों भाई बहन भोजन की तलाश में भटकते भटकते जंगल की तरफ आ जाते हैं। जंगल में उन दोनों को एक झोपड़ी दिखाई देती है। दीदी, हम लोग भोजन की तलाश में भटकते भटकते जंगल तक आ गए हैं। दीदी, अब हम और कहाँ तक जाएंगे? अब मुझे चला भी नहीं जा रहा है। छोटू, बस कुछ दूर और। वह देख, जंगल में एक झोपड़ी दिख रही है। चल, हम उस झोपड़ी के पास चलते हैं। इस वीरान जंगल में दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। जरूर उस झोपड़ी में कोई रहता होगा। चल, हम वहीं पर उससे कुछ खाने को मांग लेंगे, शायद वह हमें दे दे। तब वो दोनों खुश होकर उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो मीना और छोटू को अपने झोपड़ी की तरफ आता देख बोलती है, अरे इस जंगल में ये दोनों कौन? जरूर ये दोनों किसी मुसीबत में होंगी, तभी यहाँ इस वीरान जंगल की तरफ आए हुए हैं। क्योंकि जो इंसान मुसीबत में होता है वही भोजन और आश्रय की तलाश में भटकता है। मुझे इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। अरे वो दादी अम्मा, क्या आपके पास कुछ खाने को है? ये मेरा भाई छोटू है। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, ये बहुत ही भूखा है। दादी अम्मा, अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो दे दो दादी अम्मा। लेकिन बच्चों, तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये जंगल तो बहुत ही वीरान है, यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं है।
यहाँ पर कोई बेसहारा ही आता है। बच्चों, तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग भी मेरी तरह बेसहारा हो क्या? हुआ बच्चों तुम्हारे साथ? तुम दोनों बताओ मुझे। तब मीना वो सारी बात बूढ़ी अम्मा को बताती है जो उसके साथ हुआ। बेटी, तेरे साथ तो वाकई में बहुत ही बुरा हुआ। तेरे अपनों ने तेरे साथ जो कुछ भी किया है, भगवान उनको उनकी सजा जरूर देगा बेटी। तू यहाँ पर जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकती है। तब वो बूढ़ी दादी अम्मा छोटू और मीना को अपनी झोपड़ी में ले जाती हैं। बूढ़ी दादी अम्मा के पास जो कुछ भी था वो उनको देती है, जिसे खाकर अब उनकी भूख मिटती है। तब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। अब मीना और उस बूढ़ी दादी में बिल्कुल माँ बेटी जैसा संबंध हो गया था। जो मीना हमेशा दुखी रहा करती थी, लेकिन जब से वो बूढ़ी दादी के साथ रहने लगी, अब उसके चेहरे पर हमेशा खुशी झलकती थी। दादी अम्मा, आपने एक अजनबी होकर हम दोनों भाई बहन की इतनी मदद की है। दादी अम्मा, अब से हम कुछ करना चाहते हैं ताकि अब से हमारा भी अपना एक घर और अपना एक व्यापार हो, ताकि हम लोग भी अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सके। हाँ बेटी, क्यों नहीं तुम अपना एक व्यापार बनाओ। मैं तुम्हारी इसमें पूरी मदद करूंगी बेटी। मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानती हूँ जिससे बहुत सारी दवाई बनती है, जिसकी बाजार में इस समय बहुत ही कीमत है। तो दादी अम्मा, वो जड़ी बूटी कहाँ पर है? चलिए जल्दी से मुझे दिखाइए, आखिर मैं भी देखूं वो कैसे जड़ी बूटी है जिसकी कीमत बाजार में इतनी ज्यादा है, जिससे दवाई की बनती है और लोग की जान बचाई जाती है। बेटी, वो जड़ी बूटी जंगल के बहुत ही गुप्त इलाके में, यदि हम आज वहाँ पर चले तो हमें लौटने में बहुत ही देरी हो जाएगी। ऐसा करते हैं, हम कल उसे लेने के लिए चलेंगे। ठीक है दादी अम्मा, हम उसे लेने के लिए कल सुबह सुबह ही चलेंगे। उसके बाद शाम हो जाती है। मीना शाम को सोते वक्त भी दादी अम्मा की वही बात याद करती रही। आखिर वो कैसे जड़ी बूटी है, इसी के बारे में वो बहुत देर तक सोचती रही। यही सोचते सोचते उसको नींद लग जाती है। उसे पता भी नहीं चलता है। उसके बाद जब अगली सुबह होती है, वो बूढ़ी दादी अम्मा, मीना और छोटू तीनों जंगल के उस गुप्त स्थान पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो बूढ़ी दादी अम्मा जंगल में चलते चलते मीना और छोटू को बहुत सारी जड़ी बूटियां के बारे में बताती है, जिससे कहीं बीमारियों का इलाज किया जा सकता था। बच्चों, ये देखो, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे सर्दी, खांसी, बुखार जैसी छोटी मोटी बीमारी है बस चुटकियों में गायब हो जाती है। तभी तो मैं इतने दिनों से इस जंगल में रह रही हूँ। मुझे कभी भी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। मैं इन्हीं जड़ी बूटियां से अपना इलाज कर लेती हूँ। अरे वाह दादी अम्मा, ये तो बहुत ही अनोखा जंगल है। क्या सच में यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटी है? मुझे तो इस जंगल में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। हाँ छोटू बेटा, ये जंगल बहुत ही अनोखा है। अभी तो बहुत सारी अनोखी बातें इस जंगल के बारे में जानना तो बाकी है। अभी तुम लोगों ने देखा ही क्या है इस जंगल के बारे में। इसी तरह से खूब बातें करते हुए वो तीनों जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे। बच्ची, वो देखो, ये वही अनोखी जड़ी बूटियां है जिसकी इस समय बाजार में बहुत कीमतें हैं। ये वही जड़ी बूटियां हैं जिससे बहुत तरह की औषधियां बनाई जाती है। अरे हाँ दादी अम्मा, ये पौधे तो बाकी आसपास के पौधे से बहुत ही अलग दिख रहे हैं। इसमें तो बहुत ही अलग रोशनी निकल रही है। ये तो मुझे किसी चमत्कारी पौधे की तरह लग रहे हैं। अरे बच्ची, तभी तो इन पौधों की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। अभी कोई जानता नहीं है ये पौधे यहाँ इस जंगल में हैं। नहीं तो सेठ लोग बहुत पहले ही जंगल को इस पौधे की चक्कर में नष्ट कर चुके होते। लेकिन दादी अम्मा, आपको इस जंगल के बारे में और इतनी सारी कीमती जड़ी बूटियों के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम? आखिर आपको किसने बताया ये सब? बेटी, ये बहुत ही लंबी कहानी है।
एक बार की बात है। हे ऊपर वाले, तूने ये क्या किया? तूने मेरे पूरे परिवार को अपने पास बुला लिया, लेकिन तूने इस बुढ़िया को क्यों बचाया? आखिर मैं अब इस दुनिया में जी कर करूंगी क्या? मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार इस बाण में डूब गया। भगवान, तूने मुझसे मेरा परिवार तो छीन लिया, लेकिन तूने मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। अब मैं इस दुनिया में कहाँ जाऊं? ऊपर से मैं एक बूढ़ी हूं। आखिर मैं अब कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? तब अब वो बूढ़ी दादी इस जंगल में अकेले रहने लगती हैं। धीरे धीरे बूढ़ी दादी का मन जंगल की सुंदरता में लगने लगता है और वो अब इस जंगल को अपना पूरा संसार मान चुकी थी। ये इस वीरान जंगल में झोंपड़ी कैसी? बहुत जोरों की भूख लगी है। शायद इस झोपड़ी में रहने वाला कुछ खाने के लिए रखा हो। इस झोपड़ी के पास चलकर कुछ भोजन मांग लेता हूं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे कोई अंदर है? दरवाजे पर संत आया है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। साधु बाबा की बात को सुनकर वो बूढ़ी दादी झोपड़ी से बाहर आती है। हे मते, अगर तेरे पास कुछ खाने को हो तो इस संत के भूख को मिटा दे। भगवान तेरा भला करेगा। हाँ हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं आइए। भला कोई संत को भोजन से कैसे मना कर सकता है? अरे संत को भोजन खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। तब वो बूढ़ी दादी साधु बाबा को अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाकर साधु बाबा को भोजन कराती है। हे मते, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हुआ। तुमने इस संत को भोजन कराया। मते, मैं तुझे इस जंगल में छुपी कुछ ऐसी रहस्यमयी जड़ी बूटियां के बारे में बताता हूं जिसका पता अभी तक किसी को भी नहीं है। मते, तू उस जड़ी बूटियों का उपयोग हमेशा लोगों की भलाई करना, कभी भी लालच मत करना। बेटी, इतना कहने के बाद वो साधु महाराज अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। तभी से मैं साधु बाबा के बताए अनुसार इन जड़ी बूटियां का उपयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए करती हूँ। तब वो तीनों वो खास जड़ी बूटी को लेकर अपने अपने झोपड़ी की तरफ चल देती हैं। मीना छोटू और बूढ़ी दादी के साथ जड़ी बूटी लेकर अपने घर यानी अपनी झोपड़ी पर लौट रही थी। तभी वही रास्ते में उसके असली चाचा मिल जाते हैं, जो कि उसे कुछ दिनों पहले भोजन देने से मना कर दिए थे। अरे मीना, तू और ये तेरे साथ बुढ़िया कौन है? तुम दोनों कहीं चोरी तो करना नहीं शुरू कर दी? क्योंकि आजकल की लड़कियां बहुत ही चोरी चकारी करने लगी हैं। मैं तो ऐसे ही जंगल से गुजर रहा है। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया। अब मैं जाकर सभी गांव वालों को बता दूंगा तू इस बुढ़िया के साथ मिलकर चोरी करती है। बस कीजिए चाचा जी, बस कीजिए। अरे हम दोनों भाई बहन आपके यहाँ एक टाइम का खाना मांगने गए थे, लेकिन आपने हमें खाना देने से मना कर दिया। अब हम मेहनत करके खा रहे हैं, आपसे ये भी नहीं देखा जा रहा है। आप हम पर सरेआम चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अरे बस कर बेटा, तू इनका सगा चाचा होते हुए भी इनको एक वक्त का खाना देने से मना कर दिया, और अब जब ये बच्चियां अपने पैर पर खड़ी हो रही है तो उन पर सरेआम चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अरे अब ये दोनों मेरे शरण में है। खबरदार अगर तूने इन पर चोरी का इल्जाम लगाया। चल हट जा हमारे रास्ते से। रामलाल बूढ़ी दादी की बातों को सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि वो सच में चोरी करके आ रही है। इसीलिए वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इधर मीना उन जड़ी बूटियों को लाकर अपनी झोपड़ी में रख देती है। ये सब देख वो तीनों बहुत ही खुश थे। दीदी, क्या हम लोग भी अब बहुत अमीर हो जाएंगे? सच में ये जड़ी बूटियां बाजार में बहुत महंगी बिकती हैं। ऐसा हुआ तो कुछ ही दिनों में हमारे पास भी बड़े लोगों की तरह
बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, है ना दीदी? हाँ छोटू, देखना एक दिन हमारे पास भी बड़े लोगों की तरह सब कुछ होगा। हम भी लोगों की तरह अमीर हो जाएंगे। तब हम भी गरीब लोगों की खूब सारी मदद करेंगे, जिस तरह से आज हमारी मदद दादी ने की है। बेटी, तुम्हारी बातों को सुनकर आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम दोनों केवल धन दौलत से गरीब हो, बाकी तुम्हारा दिल बहुत ही अमीर है। अरे जब कोई भी अमीर होता है हमेशा अपने बारे में सोचता है, लेकिन तुमने सबसे पहले गरीब लोगों की मदद करने के बारे में सोचा। और अब इधर रामलाल अपने घर पर आकर वो सारी बात अपनी पत्नी बिंदिया को बताता है, जो उसके साथ जंगल में हुआ। जी, हमें किसी भी हाल में उस मीना को अमीर नहीं होने देना है। अगर मीना कहीं अमीर हो गई तब तो उसके भाव और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और लोग हमारा मजाक बनाएंगे। ये मीना कभी भी अमीर नहीं बननी चाहिए। जी, इसके लिए चाहे जो करना पड़े आपको कीजिए। हाँ विद्या, तुम ठीक कह रही हो। यदि एक बार ये मीना उस बुढ़िया की मदद से अमीर हो गई तब तो गांव में हमारी थू-थू होने लगेगी। अब मुझे मीना और उस बुढ़िया पर नजर रखनी पड़ेगी। आखिर ये दोनों जंगल में करने क्या जाती हैं और लोगों से छुप-छुप कर उस झूले में क्या लेकर आती हैं? तब रामलाल उसी दिन से अब पूरा मन बना लेता है वो आप उस बूढ़ी अम्मा और मीना के ऊपर नजर रखेगा। उसके बाद जब अगली सुबह होती है, वो बूढ़ी दादी और मीना वो कीमती जड़ी बूटियां को बेचने के लिए एक व्यापारी के यहाँ निकल जाती हैं। ये बुढ़िया और मीना इस थैले को छुपाकर चोरी चुपके कहां पर ले जा रही हैं? मुझे इन पर नजर रखनी चाहिए। आखिर मैं भी तो देखूं ये दोनों फिर से कहां जा रही हैं। तब रामलाल मीना और बूढ़ी दादी के पीछे लग जाता है। चुपके चुपके वो उनके पीछे पीछे चलता रहता है। दादी अम्मा, अभी उस व्यापारी की दुकान कितनी दूरी पर है? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चोर उचक्का ना मिल जाए, वो हमारा हमसे ये कीमती जड़ी बूटी छीन ना ले। अरे बेटी, तू घबरा मत। मेरे रहते हुए ये जड़ी बूटी छीनना तो बहुत दूर की बात है। कोई हमारे पास भी नहीं आ सकता है। बस थोड़ी दूर और, उसके बाद उस व्यापारी की दुकान आ जाएगी। तब वो दोनों चलते चलते अब उस व्यापारी की दुकान तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये दोनों सेठ भैरव सिंह के दुकान पर आई हैं। यहां पर तो कोई तभी आता है जब उसके पास बहुत ही कीमती वस्तु हो। इसका मतलब इस बुढ़िया और मीना के पास कुछ कीमती है। उसी को ये दोनों बचने के लिए भैरव सिंह की दुकान पर आई हैं। आओ आओ, मैं तुम दोनों का रास्ते में इंतजार करूंगा। ऐसा करता हूं, अपने चेहरे पर एक नकाब लगाकर इनका सारा पैसा रास्ते में ही लूट लूंगा। तब रामलाल जंगल की झाड़ियां में जाकर छुप जाता है और उस बूढ़ी दादी और मीना का आने का इंतजार करने लगता है। सेठ जी, हम बहुत दूर से आए हैं। हम कुछ बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां लिए हुए हैं। सेठ जी, आप इन जड़ी बूटियां को ले लीजिए और इसके बदले में हमें इसके जो पैसे बनते हैं दे दीजिए। आपका बहुत एहसान होगा हम पर। हाँ, क्यों नहीं लाओ। यदि ये जड़ी बूटी दुर्लभ हुई तो मैं तुम्हें इसकी जो कीमत होगी जरूर दूंगा। अरे मैं जड़ी बूटियां का व्यापारी ही तो हूं। तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो। यहां पर तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सबसे सुरक्षित जगह है। यहां पर मेरी इजाजत के बिना कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। तब जैसे ही सेठ पोटली को खोलना है, वो जड़ी बूटी को देख हैरान हो जाता है। अरे ये तो वाकई में बहुत ही कीमती जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी के बदले में मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? तो मैं इस जड़ी बूटी को 1 लाख रुपए में अभी इसी वक्त तुरंत खरीदने के लिए तैयार हूं। अरे इस जड़ी बूटी से तो बहुत सारी दवाइयां बनती है जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। क्या 1 लाख रुपए? अरे इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सेठ जी, हमें ये सौदा मंजूर है। आप जल्दी से हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए। तब सेठ अपने कहे अनुसार 1 लाख देता है मीना, और वो बूढ़ी दादी 1 लाख रुपए पाकर बहुत खुश हो जाती है।
वो दोनों खुश होकर अपने घर की तरफ चल देती हैं। बूढ़ी माँ, हमने जितना सोचा था ये जड़ी बूटी तो उससे भी कई गुना महंगा निकला। माँ, इससे हम लोग अपने रहने के लिए गांव में एक अच्छा सा घर बनाएंगे। अब हम लोग भी बाकी लोगों की तरह खूब अच्छे से रहेंगे। हाँ बेटी, इतने पैसे तो मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने भी बस सोचा था 10-20 हजार मिलेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए, इतने पैसे तो मैं भी पहली बार देखी। ये सब साधु बाबा की कृपा है लगता है। साधु बाबा सच में भगवान के स्वरूप थे, जिन्होंने आकर हमारी मदद की। इसी तरह से मीना और बूढ़ी दादी एक दूसरे से बातें करते हुए चले जा रही थी। अरे मीना बेटी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। वो देखो झरना दिख रहा है। मैं भी थोड़ा सा पानी पीकर आती हूँ। तब से तुम यही पेड़ के पास बैठे रहना, यहाँ से कहीं पर जाना मत। ठीक है माँ जी, आप जाइए। तब से मैं यहीं पर रहूंगी, लेकिन जल्दी से जाइएगा माँ जी, यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। अरे बेटी, तू मेरे रहते हुए घबरा क्यों रही है? बस में गई और तुरंत आई, बिल्कुल भी चिंता मत करना। माँ जी को आने में पता नहीं कितनी देर लगेगी। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर तक यहीं पर आराम कर लेती हूँ। तब मीना अपना वो पैसे की पोटली वही पेड़ के पास रखकर बूढ़ी माँ का आने का इंतजार करने लगती है। यही सही मौका है। मीना का ध्यान पैसों पर नहीं है, उस बुढ़िया पर है। बुढ़िया भी नहीं है। मैं अभी जाता हूं, जल्दी से वो पैसा वहां से चुरा कर लेकर भाग जाऊंगा। तब रामलाल चोरों की तरह मीना के पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही उस पैसे की पोटली को वहां से लेकर भागने वाला था, वैसे ही मीना की आंखें खुल जाती हैं। चोर, चोर! दादी अम्मा, आप कहाँ पर हो? जल्दी से यहाँ पर आइए, एक चोर आ गया है। मीना के चिल्लाने की आवाज सुन रामलाल वहां से डर कर भाग जाता है। बेटी, कौन चोर था? कहाँ गया सुनसान जंगल में? चोर कहाँ से आ सकता है? जरूर वो हमारे ऊपर नजर रखे हुआ था। हाँ दादी माँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। जरूर हम पर कोई नजर रख रहा था। मुझे एक इंसान पर शक है। कहीं ये मेरे चाचा जी तो नहीं हैं? उन्होंने ही हम पर बिना देखे चोरी का इल्जाम लगाया था। जरूर ये वही थे। बेटी, अगर ये तेरे चाचा थे तो एक दिन ऊपर वाला जरूर उनको उनकी किए की सजा देगा। बस तू भगवान पर भरोसा रख। इस तरह से दादी माँ मीना को आश्वासन देकर घर पर लेकर आती हैं। दीदी, दीदी, आप मेरे लिए क्या लेकर आई है? क्या हुआ? वो जड़ी बूटी बिकी कि नहीं? अरे छोटू, जड़ी बूटी तो हमारे सोच से भी कई गुना महंगी बिकी। छोटू, दुखी मत होना। अभी तो हम तेरे लिए कुछ नहीं लाए, लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं कल बाजार से तेरे लिए जरूर खूब अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगी और जल्दी हम लोग गांव में अपना एक अच्छा सा घर भी बनाएंगे। उसके बाद अगले दिन मीना बाजार से छोटू और बूढ़ी दादी के लिए खूब अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है और किराने की दुकान से पूरे महीने का राशन भी ले लेती है। दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हम लोग भरपेट खाना खाएंगे। दादी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप ना होती तो शायद हमें एक वक्त का भोजन भी नसीब का होता। अरे नहीं बेटी, ये सब तो साधु बाबा की कृपा है, जिनकी वजह से आज हमारी किस्मत बदली है। लेकिन मीना बेटी, अब हमें अपने पैसे को और संभाल कर रखना होगा, क्योंकि तेरे चाचा की नज़र अब इन पैसों को पड़ गई है। वो दोबारा फिर से चोरी करने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ दादी माँ, आप ठीक बोल रही हैं। हमें अब इन पैसों को बहुत ही संभाल कर रखना होगा। हम बहुत जल्द ही इन पैसों से अपने रहने के लिए गांव में एक अच्छा सा घर बना लेंगे। समय ऐसे बीतता गया। अनाथ मीना अब सेठ के यहाँ और जड़ी बूटियां बेच बेच कर बहुत ही अमीर बन चुकी थी। एक समय था जब उसके पास एक वक्त का खाना भी नहीं था, लेकिन आज बूढ़ी अम्मा की वजह से उसके पास सब कुछ है। अब मीना पूरे गांव में सबसे अमीर बन गई थी। उसका गांव में एक बहुत ही अच्छा मकान बन गया था। अजी, आप दिन भर ऐसे ही चारपाई तोड़ते रहेंगे या कुछ करेंगे भी?
आज हमारी ऐसी नौबत आ गई है, अब हमारे घर में ठीक से भोजन भी नसीब नहीं होता है और हमारी भतीजी अब इतना अमीर हो गई है। मुझे तो अपने पुराने दिन याद आते हैं। काश हम लोग भी उस दिन मीना हो कुछ खाने को दे दिए होते तो आज हमारी ये हालत न होती। मीना ने जो कुछ भी बनाया है उसमें हमारी भी हिस्सेदारी होती। अब इधर मीना के चाचा चाची की हालत पहले से बहुत ही बदतर हो गई थी। मीना के चाचा ने जुए में अपना सब कुछ लुटा दिया। हाँ विद्या, तुम शायद ठीक बोल रही हो। मुझे भी उस दिन अपनी भतीजी को इस तरह से नहीं अपमानित करना चाहिए था। उसे एक वक्त का भोजन दे देना चाहिए था। आज हमारी हालत मीना से भी बदतर हो गई है। अब हम लोगों को उसके पास चलकर कुछ खाने के लिए मांगना होगा ताकि हम जिंदा रह सकें। फिर एक दिन मीना और बूढ़ी दादी और मीना का छोटा भाई सभी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी वहीं पर मीना के चाचा चाची पहुंच जाते हैं। अब मीना के चाचा चाची के अंदर पहले की जैसे अकड़ नहीं थी। उनके चेहरे पर अब एक शर्मिंदगी झलक रही थी। मीना बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है, हमारे घर में अब एक वक्त का खाने का भोजन नहीं है। मीना बेटी, हमें एक वक्त का भोजन दे दो। हाँ मीना बेटी, तुम्हारे चाचा ठीक बोल रहे हैं। हमें एक वक्त का भोजन दे दो, नहीं तो हम भूख के मारे मर जाएंगे। चाचा और चाची जी, आप लोग मुझसे इस तरह से हाथ जोड़कर माफी मत मांगिए। जो बीत गया उसे मैंने कब का भुला दिया। अरे आप दोनों तो मेरे चाचा चाची हैं, मेरे माता पिता के समान है। मैं आपको भला कैसे नहीं माफ कर सकती हूँ। इस तरह से बिखरा हुआ परिवार एक हो जाता है। अब मीना के चाचा चाची जो उससे हमेशा नफरत करते रहते थे, अब वो लोग मीना को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दुलार देने लगे।